कल हमने जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित हमने लुई पास्चर का, फ्रांसिस्को रिक्की का, स्टेनले मिलर के प्रयोगों के बारे में पढ़ा। उसी में आज आगे हम जैव विकास का अध्ययन करेंगे। जैव विकास क्या है? जैव विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। जैव विकास एक जटिल और क्रमिक परिवर्तन है। आदिकाल में जो जीव सरल संरचना के एवं निम्न कोटि के थे, उन जीवों का जटिल संरचना एवं उच्च कोटि के जीवों का विकास जैव विकास कहलाता है। यह एक क्रमिक परिवर्तन है जो धीरे धीरे होता है। जैव विकास की विशेषताएं। जैव विकास की विशेषताएं। आजकल पाए जाने वाले जीव करोड़ों वर्ष पहले इस तरह के नहीं थे, बल्कि इनके पूर्वज एक सरल संरचना वाले जीव थे जो जैव विकास के फलस्वरूप जटिल हो गए। यानी क्या है? आज जो जीव पाए जाते हैं उनकी संरचना अधिक जटिल है। आज इनके जो पूर्वज थे जिससे इनका विकास हुआ, उनकी संरचना इतनी अधिक जटिल नहीं थी, वह सरल संरचना वाले थे। हजारों लाखों वर्ष में क्रमिक परिवर्तन, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता गया और वह जटिल संरचना के आज के जीव बन गए। जैव विकास हमेशा होता है, पहले भी होता था, होता है और होता रहेगा। इसके फलस्वरूप नई जातियों की विकास होगा, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसको हम अपने सामने बनता नहीं देख सकते। लेकिन अंतरक्रमणीय परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे पेरिप्लेटस जो एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के विकास को प्रदर्शित करता है। पेरिप्लेटस ऐसा जीव है जिसका विकास एनिलिडा संघ से आर्थ्रोपोडा संघ में हुआ है। यह आप संघों के बारे में कक्षा 9 में पूर्व में पढ़ चुके हैं। आर्कियोप्टेरिस जो पक्षी वर्ग से, जो सरीसृप वर्ग से पक्षी वर्ग का विकास दर्शाता है। जैव विकास के बाद, जैव विकास के संबंध में 3 बात प्रस्तुत किए गए। लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद। जैव विकास के संबंध में 3 वाद प्रस्तुत किए गए, जो लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद है। सबसे पहले हम लैमार्कवाद का अध्ययन करें। फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ये फ्रांस के थे। इन्होंने अपनी पुस्तक जो 1809 में प्रकाशित हुई थी, जूलॉजिकल फिलोसफी जूलॉजिक, 1809 फिलोसफी जूलॉजिक, 1809 में फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक में अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसे बाद में लैमार्कवाद कहा गया। लैमार्कवाद के अनुसार सभी जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण का सीधा प्रभाव सभी जीवों पर वातावरण का सीधा प्रभाव
पड़ता है। वह अपने आप को जिस वातावरण में रहते हैं उसी के अनुकूल ढाल लेते हैं। अनुकूलन की प्रवृत्ति, अनुकूलन की प्रवृत्ति सभी जीवों में वह जिस वातावरण में भी रहते हैं उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। यह कहलाता है अनुकूलन, वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना। अनुकूलन की प्रवृत्ति जो सभी जीवों में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट था अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग। अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग। लेमार्कवाद के अनुसार, लेमार्क के अनुसार जिन अंगों का उपयोग हम अधिक करते हैं वे अंग अधिक विकसित हो जाते हैं और जिन अंगों का हम उपयोग नहीं करते वह धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कुछ अंग अवशेषी अंगों के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कर्णपल्लव की पेशियां, कृमि रूपी परिशेषिका आदि। अगला है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जो लक्षण वातावरण से अर्जित करते हैं वह लक्षण भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, ऐसा लेमार्क का कहना था। लेमार्कवाद में ये चारों पॉइंट मुख्य हैं। वातावरण का सीधा प्रभाव, प्रत्येक जीव पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जीव में जिस पर्यावरण में, जिस परिवेश में वह रहता है उससे अनुकूलन करने की प्रवृत्ति होती है। जिस अंग का उपयोग अधिक करते हैं वह अंग अधिक विकसित होता है और संतानों में जीन के माध्यम से संतानों में पहुंचता है, और जिन अंगों का उपयोग नहीं करते हैं वह अंग धीरे धीरे उन अंगों का ह्रास हो जाता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, और जिन लक्षणों को जीव अर्जित करता है, जो उसके पैदाइशी नहीं होते, अर्जित किए जाते हैं, वो कहलाते हैं उपार्जित लक्षण। उन लक्षणों की वंशागति भी होती है, यानी वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। लेमार्कवाद के उदाहरण। लेमार्क ने वैसे तो अपने वाद के लिए समर्थन में कई उदाहरण प्रस्तुत किए, लेकिन सबसे मुख्य उदाहरण उनका जिराफ का था। जिराफ अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं। जिराफ की अगली टांगें और गर्दन बहुत लंबी होती है, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में सुगम होती है। लेमार्क के अनुसार जिराफ पहले से ऐसे नहीं थे। पहले जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी और टांगें भी छोटी थी। वह आदि काल में बात जमीन पे घास काफी मात्रा में थी, छोटी छोटी झाड़ियां थी, तो वह गधे बकरी की तरह अपनी गर्दन को झुकाकर नीचे से ही घास चर लिया करते थे। किंतु वातावरण में परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे गर्म हुआ और नीचे की घास एवं झाड़ियां नष्ट हो गईं। अब उन्हें अपने भोजन के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर निर्भर रहना पड़ा, जिसके लिए वे अपनी टांगों को एवं टांगों को उचकाते, गर्दन को खींचते। यही खिंचाव पीढ़ी दर पीढ़ी होता गया और आज का जिराफ, यानी आज जिसके आगे के पैर लंबे एवं गर्दन लंबी होती है, ऐसे जिराफ का विकास हुआ। दूसरा उदाहरण उन्होंने अपना सांप को लेकर दिया कि पहले सांप के भी पैर पाए जाते थे, लेकिन वह सांप जब अपने बिल में घुसते थे या झाड़ियों में छिपते थे तो वह पैर उनके लिए बाधा बनते थे, जिस कारण वह उनका उपयोग नहीं करते थे और धीरे धीरे उनका शरीर से पैरों का ह्रास हो गया। लेमार्कवाद की आलोचना।
लैमार्कवाद की काफी आलोचना की गई, जैसे कि उन्होंने कहा कि अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग, जिस अंग का हम उपयोग करते हैं वह अंग अधिक विकसित होता है, जिसका उपयोग नहीं करते वह उसका ह्रास हो जाता है। तो आलोचना में यही कहा गया कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता। एक पहलवान अपने सारे जीवन कसरत करता है, उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लेकिन जब उसका बेटा होता है तो वह उतना अधिक सुडौल नहीं होता। युद्ध करते समय किसी सिपाही के अंग भंग हो जाते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं, तो उसकी संतान में उन अंगों का प्रकट होना। चीन में आदिकाल से ही बच्चियों को लकड़ी के जूते पहनाए जाते हैं, जिससे कि उनका पैर छोटा रहे। लेकिन आज भी जब चीन में बच्ची पैदा होती है तो उसका पैर सामान्य बच्चियों की भांति सामान्य ही होता है, ना कि छोटा। हमारे भारत में भी लड़कियों के नाक कान छेदन की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, हजारों सालों से। लेकिन आज भी जब भी बच्ची पैदा होती है तो उसके नाक कान छिदे हुए नहीं होते हैं। लैमार्क की आलोचना में सबसे बड़ा बीजमान का प्रयोग। बीजमान वैज्ञानिक थे, इन्होंने कई पीढ़ियों तक, लगभग 80 पीढ़ी तक चूहों की पूंछ काटी। चूहा पैदा होता ये तुरंत उसकी पूंछ काट देते। ऐसा इन्होंने 80 पीढ़ी तक उस चूहे के साथ किया। लेकिन 80 पीढ़ी के बाद भी जब चूहा के बच्चे पैदा हुए तो उनकी पूंछ भी उतनी ही बड़ी मोटी थी। इससे इन्होंने ये सिद्ध किया कि वातावरण से या अन्य किसी कारण से जीव के शरीर में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन संतानों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि वह परिवर्तन जनन कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता। जो परिवर्तन माता पिता की जनन कोशिकाओं पर पहुंचते हैं वही संतानों में वंशागत होते हैं। समाप्त।